नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के 2 विधायकों ने भेंट की है। टिहरी विधानसभा के विधायक किशोर उपाध्याय और रुड़की विधानसभा के विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं के लिए विशेष और विश्व स्तर पर यहाँ पर चर्चा की है। मुलाकात में विधायकों ने क्षेत्रीय विकास, जनता की आवश्यकताएं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन और पर मुख्यमंत्री से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने दोनों विधायकों के प्रयासों की सराहना की है और क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं। इस बैठक से यह संकेत मिला है कि सरकार क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दे रही है और विधायक जनता की समस्याओं को समय पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमेशा हमारे नौजवान पीढ़ी को जो सेना ने काम किया वो हमेशा उनको गौरवान्वित करता रहेगा। मैं उन सभी वीर बलिदानियों को जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों या सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी, भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है। खासतौर पर 3700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही इन जिलों में ठंडक बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का असर अधिक देखने को मिलेगा, जिसका अन्य जिलों पर भी मौसम शुष्क बढ़ सकता है। तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। विभाग ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि दिसंबर के बाद मैदानी जिलों में भी बादल छा सकते हैं, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम साफ रहने की संभावना है। उसके बाद 4-5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम जो है ज़्यादातर स्थानों पर शुष्क रहेगा और फिर 21-22 में जो है थोड़ी एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़ जनपद में जो है कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो ये कह सकते हैं कि जो अभी 4-5 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम जो शुष्क है। तापमान की बात करें तो जो है न्यूनतम तापमान अभी उत्तराखंड में जो है सामान्य के आसपास चल रही है और कहीं कहीं जो है सामान्य से 1 या 2 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। तो आगे 2-3 दिनों में जो है न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है और जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास या कहीं कहीं जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे आ सकते हैं। खबर मसूरी से है, जहां कभी स्केटिंग की पहचान रही मसूरी एक बार फिर अपने स्मरणीय अतीत का याद में लौट पाई है।
मसूरी में दिल्ली तकरीबन 320 किलोमीटर और मसूरी से अमृतसर 510 किलोमीटर तक ऐतिहासिक रोलर स्केटिंग रैलियों की स्वर्ण जयंती पर उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्केटर्स पहचान और पहनकर पहाड़ों से मैदान तक देश का नाम रोशन किया। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में पालिका अधिकारी आपको बता दें मीरा सकलानी ने 14 खिलाड़ियों को यहां पर शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि मसूरी में स्केटिंग का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है और इसे पुनर्जीवित करने का यही सही समय है। उन्होंने युवाओं को खेल से जोड़ने का भी संदेश यहां पर दिया। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे उन विभूतियों को सम्मानित करने का गौरव मिला है जिनकी बदौलत मसूरी का जो इतिहास रहा है स्केटिंग का, वो उन्हीं विभूतियों की बदौलत रहा है। उनका जो योगदान रहा है स्केटिंग में मसूरी के लिए वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल हर्ष हो रहा है कि आज नगर पालिका और एमएसए ने मिलकर के ये कोशिश करी है कि पुनः उन सारी चीज़ों को याद करके जो मसूरी की जो एक पहचान थी इस खेल में, उस पहचान को फिर से वापस लाया जाए। और एक ये छोटी सी एक शुरुआत थी और ये बहुत अच्छी शुरुआत रही है। मैं इसके लिए पूरे शहर का और उन विभूतियों का जिनकी बदौलत आज ये शुरुआत हुई है उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार के। चिंता वाली बात तो है क्योंकि स्केटिंग की अगर हम बात करें तो मसूरी का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन आज निश्चित रूप से खेलों की बात अगर हम लोग करते हैं तो मसूरी हर खेल में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। आज भी बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो आयोजित होते रहते हैं समय समय पे, लेकिन स्केटिंग ही एक ऐसा खेल है जो मसूरी की एक पहचान थी, जिसके नाम से मसूरी पहचाना जाता था, जो आज बिल्कुल गुम हो गया है। मैं कोशिश करूंगी यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं और यहाँ के जो चाहे वो एमएसए हैं या खेल से संबंधित और भी जो संगठन है। Today, the organizers of this event, along with the Sports Association of Mussoorie and the Municipal Board President, with their efforts, this program was organized to honor the skaters who took these road rallies in 1975. The first one was from Mussoorie to Delhi, and the second one was from Mussoorie to Amritsar. And I happened to be part of the first rally that was conducted in February. On the 14th of February, the 5 skaters from Mussoorie, Mr. Gopal Bhardwaj, Anand Mishra, Gurcharan Hora, Shangara Singh, and Gurdarshan Singh. These 5 skaters decided to take this road trip, and with the approval of the रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 100 वर्ष से स्केटिंग का एक केंद्र रहा है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक द रिंक हुआ करता था और एक अन्य स्केटिंग रिंक द स्टैंडर्ड रिंक माल रोड पे जहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम की बिल्डिंग है वहाँ हुआ करता था। आज़ादी के बाद युवा युवतियों ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोलर स्केटिंग में अपना नाम मसूरी से बनाया। खेल की भावना बहुत भीषण थी यहाँ और यहाँ प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती थी। 1975 में मसूरी देहरादून से होते हुए दिल्ली अमृतसर के लिए श्री गोपाल भारद्वाज, श्री अजय मार्ग एवं अन्य हमारे साथी गणों ने एक रैली निकाली थी जिसे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया था। आज 50 वर्ष की वर्षगांठ पर यहाँ मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करने का। और मैं खुद भी एक रोलर हॉकी का खिलाड़ी रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी में ये ऐसी बिल्डिंग होगी जहां करीब 100 सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। निर्माण कार्य केंद्र लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है। 180 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली इस बिल्डिंग का काम पिछले 2.5 साल से चल रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब निर्माण की डेडलाइन जून 2026 तक बढ़ा दी गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ग्रीन बिल्डिंग निर्माण के तहत यहाँ पर 1000 कारों की पार्किंग और इसी के साथ आपको बता दें एक ही छत के नीचे तमाम ऑफिसेस।
फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल ने ऋषिकेश क्षेत्र में कई जगहों का निरीक्षण किया। अर्धकुंभ के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा त्रिवेणी घाट का साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। तहसील स्तर की जन सुनवाई में 300 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। इसके बाद जिला अधिकारी समीन बंसल देहरादून लौट गए। तो डीएम ने किस तरीके से यहाँ पर ऋषिकेश क्षेत्र में कई जगहों का निरीक्षण किया। एक मिनट उनको बंद करवा दो जरा माइक। सर सुबह से कहाँ निरीक्षण किया है, क्या क्या उद्देश्य था? कुंभ के दृष्टिगत भी आप निरीक्षण कर रहे हैं सर, और जन सुनवाई भी। हमारे ऋषिकेश जो कि हमारा रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोडल हब है, और न सिर्फ हमारे जिले का बल्कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र का, चाहे हम चारधाम एंट्री रूट कहें या अब जैसे हमारा कुंभ की तैयारी भी गतिमान है। तो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि वहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है और जो अब स्थापनाएं एक्सपैंड होनी है, उनको अभी से प्लान करके उसका कार्य प्रारंभ करवा दिया जाए। तो इसी के दृष्टिगत हमारा जो पशुलोक क्षेत्र है, पशुलोक बैराज है, वहाँ पर नए घाट का और नए आस्था पथ का, जो हमारा अभी वर्तमान आस्था पथ है उसी का एक्सटेंशन और घाट, ताकि जो हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं उनको एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मिल जाए और जो हमारा मेन शहरी एरिया है वो डिकंजेस्ट भी हो जाए। तो उसके लिए रिकमेंडेशन भेज दी गई है, और उसका ही स्थलीय निरीक्षण कि उसमें हम कुछ और इम्प्रूवमेंट्स या सजेशंस दे सकते हैं, वो उसके दृष्टिगत किया गया। सेकेंडली जो हमारा वीरभद्र प्राचीन मंदिर है, उसके रेनोवेशन, डिजाइन और संरक्षण के लिए एक विस्तृत डीपीआर, जिससे उसका जो स्वरूप है हम प्रोटेक्ट कर सकें और जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं उनके लिए सुविधाएं हम एक्सपैंड कर सकें, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। इसमें डीटीडीओ को कंसर्न्ड और हमारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। थर्डली जो हमारा हॉस्पिटल है, जिसमें निरंतर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं स्टाफ की और मशीनरी की, इक्विपमेंट्स की, जैसे जैसे फीडबैक आता है पब्लिक का या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, तो उसमें वो सभी वृद्धियां की जा रही हैं। तो उत्तराखंड के धारानौला अल्मोड़ा की बेटी कविता चंद, जिनकी उम्र 40 बताई जा रही है, ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफलतापूर्ण चढ़ाई कर भारत का नाम रोशन किया। कविता ने 14 दिसंबर 2025 को शिखर पर पहुंचकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। मुंबई में निवासित कविता की इस सफलता की गूंज उनके गृह राज्य उत्तराखंड तक सुनाई दे रही है। उत्तराखंड में अगस्त सितंबर की आपदा से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के तत्कालीन राहत पैकेज की घोषणा यहां पर की थी, लेकिन सवाल यह है कि अब तक राज्य को 1 रुपया भी क्यों नहीं मिला। आखिरकार देरी की वजह क्या रही है, और अब तक मिल सकता है या राहत का पैसा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड के कई के लिए ये मानसून सीजन गहरे जख्म छोड़ गया। आपको बता दें कि 5 अगस्त को धराली हरसील में आई आपदा के बाद प्रदेश में आपदाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 5,702 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है। इसके बाद केंद्र सरकार का नुकसान मेमोरेंडम भेजा गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर 1200 करोड़ रुपए के तत्कालीन राहत पैकेज की भी घोषणा की थी, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक इस पैकेज से राज्य का 1 भी रुपए नहीं मिला। हमारा पीडीएलए की टीम ने जो भ्रमण करना था पूरा कर लिया है, जो डेटा इकट्ठा करना था डेटा इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने इनपुट दिए जा रहे हैं और उसके बाद कंपाइल करना है उसको, तो वो काम चल रहा है। वो थोड़ा सा उसमें 10 से 15 दिन समय लगने की संभावना है।
रिपोर्ट अच्छी बनी है, पूरे राज्य को कवर किया है और ये पहली बार हुआ है कि पीडीए ने किसी राज्य ने पूरे राज्य के लिए किया है। इसके पहले स्पेसिफिक पीडीए होता था, जैसे उत्तराखंड में पहले जोशीमठ का पीडीए हुआ था, तो एक कस्बे का हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि हम पूरे राज्य का पीडीए कराए हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार राज्य ने अपने आप पीडीए किया है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग मिला है हमको, एनडीएमए का सहयोग मिला है हमको, लेकिन लीड हमको करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है कि हमारे पास अनुभव नहीं था पहले का और एनडीएमए का सपोर्ट हमको पूरा मिला, उसके बाद हम कर रहे हैं इसको, तो अंतिम चरण में है। खबर देहरादून से है, जहां कानून की लड़ाई लड़ने वाले और कानून का पालन करने वाले 22 दिसंबर को आमने सामने हो सकते हैं। वकील अपनी मांगों को लेकर घंटाघर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं शहर में शांति बनाए रखने के लिए पिछले दिनों एसएसपी ने घंटाघर सहित शहर के मुख्य चौराहों पर बीएनएस धारा 223 लागू की है और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पिछले 1 महीने से बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार रोड स्थित नए न्यायालय परिसर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बार एसोसिएशन की कई स्तर की मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत भी हुई है, लेकिन आश्वासन के अलावा मांगे पूरी नहीं की गई हैं। हालांकि बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 22 दिसंबर को घंटाघर पर पूरे दिन प्रदर्शन किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा अधिवक्ता कोई परेशान हो, कामकाज चल रहा है, लेकिन धरने की भी रणनीति बन रही है। अब आपको मैंने बता दिया कि 22 तारीख को हमारा घंटाघर का घेराव है सुबह से शाम तक, और जब हम सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठेंगे तो हमें जो है जनता को परेशान नहीं करना था, लेकिन जब सरकार ही नहीं जाग रही है तो अब तो परेशान जब हमें वादकारी है तो स्वाभाविक रूप से जनता भी परेशान है। लेकिन उस दिन बहुत बड़ा मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो कि इतिहास में जो इतिहास हम बनाने चले हैं वो इतिहास में रचा भी जाएगा और आगे भी हम इस इतिहास को बढ़ाते रहेंगे। देखिए, राजधानी में देखा गया कि जो है काफ़ी सारे जुलूस, धरना प्रदर्शन प्राय होते रहते हैं और इधर भी देखा गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुलूस, धरना प्रदर्शन करते हैं, बट उनके द्वारा विधिवत जो है पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति नहीं ली जाती, जिससे आमजन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा 163 BNSS के तहत जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों को हमने प्रतिबंधित किया है और खासकर जिस तरह शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी काफ़ी सारे हमारे जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको भी काफ़ी सारी असुविधा झेलनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए कुछ स्थानों को इसमें चिन्हित करके प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ उन जुलूस की जो अनुमति विधि सम्मत लेते हैं अनुमति और जिनके रूट्स को निर्धारित किया जाता है तो उनको ही अनुमति प्रदान की जाएगी, और जो इसका उल्लंघन करेगा उसमें जो है 223 हमारी BNS की सेक्शन है, जिसके तहत जो आयोजक होंगे या जो उसके लीडर्स होंगे उनके विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। तो दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके AQI ने लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया। सांस संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन, एलर्जी और बुजुर्गों की बिगड़ती सेहत के बीच अब लोग राहत की तलाश में पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल, भीमताल और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। AQI लेवल जो इस समय कॉर्बेट में जंगल के अंदर है, उसका तो खैर आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दिल्ली वालों को जिनको भी इस प्रदूषण से छुटकारा चाहिए, मैं कहूँगा जितना कोई अपनी व्यस्तता से समय निकाल सके तो यहाँ आओ, वक्त बिताओ और आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं आकाश, मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली से हूँ। और दिल्ली में आप मतलब काफ़ी डिफरेंस है। मतलब हम फ्राइडे को निकले थे वहाँ से दिल्ली से, तो इतना AQI लेवल था, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा था, मतलब स्काई नहीं देख पा रहे थे हम क्लियरली। बट अब हम नैनीताल आए, नैनीताल स्टे किया, भीमताल रुके, अब यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। हम रिचा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। एक्चुअली दिल्ली का जो टेम्परेचर है आजकल जब हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा है, जहाँ पे हमारे को एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, जिससे क्या ना सांस लेने में हमारे को दिक्कत हो रही है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपना टेम्परेचर, थोड़ा मूड चेंज हो, थोड़ा सा हमारे को ब्रीथिंग ये पैटर्न में थोड़ा सुधार हो, तो हम चल पड़े नैनीताल घूमने के लिए। नैनीताल में हमने यहाँ पे भीमताल में स्टे करा है, कैची धाम घूमे। आज हम आए हैं नैनीताल के अंदर जिम कॉर्बेट में। आपका नाम? मेरा नाम इमरान खान है। क्या कहते हैं सर? बहुत अच्छा एक साइन है बेसिकली कॉर्बेट के पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, कि अगर लोग लंबे अरसे के लिए रहने के लिए आ रहे हैं और ख़ास तौर से
एजेड पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं या उनके बच्चे जो हैं वो उनको पोल्यूशन से दूर रखना चाह रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन। और मेरे ख्याल से जो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़, होम स्टेज़ हैं या BNBs हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है उनके लिए। और काफ़ी BNBs जो हैं जंगलों में के आसपास हैं, जैसे कुछ लोग पाटकोट में हैं या ढेला में हैं या क्यारी गांव में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उनको एक्चुअली उनको प्रमोट करना चाहिए इस तरह के, उसके लिए अपने गेस्ट को लेकर आएँ। और ये अच्छा है। AQI लेवल तो खैर चलिए, तो ऑफिशियल फिगर 450 की है। AQI लेवल तो बहुत ऊंचा चला गया था एक बार, और अभी भी काफ़ी हाई है, और ये आगे बढ़ने की भी चांसेस हैं और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि दिल्ली से हट के लोग रामनगर में AQI लेवल बढ़ा दें। जो रामनगर में जो जैम हो रहा है, जो फुटफॉल, जो हेवी फुटफॉल है, वीकेंड्स पे पूरा जाम लग रहा है, रामनगर में आप निकल नहीं सकते, तो रामनगर की स्थिति कहीं दिल्ली की तरह ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को ये चीज़ प्रमोट करना चाहिए कि प्लीज़ कम एंड लेट योर पेरेंट्स स्पेंड टाइम विद नेचर। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस दिन को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी देहरादून के शौर्य स्थल पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1971 के युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें संकल्प लेने का है कि हमने अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। शहीदों को याद करना और उनके परिवारों का और उनके परिजनों का ख्याल रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ये गौरव और कर्तव्य का दिन उन्होंने यहां पर उसे बताया। केदार घाटी में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में भी मौसम ने अनुकूल बारिश न होने से आपको बता दें कि गेहूं की फसल चपेट में आ गई है। और आपको बता दें कि सुबह शाम सर्द हवाओं और बारिश न होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक जल स्रोत का स्तर लगातार घट रहा है। खेतों में धूल उठ रही है, जिससे किसान चिंतित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। अगर आगामी दिनों में बारिश नहीं हुई तो गेहूं, जौ, सरसों, मटर और साग बाजी की फसल प्रभावित होगी, जिससे किसानों को के सामने कहीं ना कहीं 2 जून की रोटी का संकट भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है। बारिश ना होने से किस तरीके से यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान और हताश दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।